नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 10 गणित बोर्ड परीक्षा 2025। देखिए दोस्तों, आज हम आपके इस वीडियो में 1, 2, 4, 6 नंबर वाले प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। और देखिए दोस्तों, ये आपका पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 लाएंगे जिसमें हम आपको और भी प्रश्न हल करके बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा। बस और ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखा है 144 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 144। ठीक, अब देखिए जो 144 है, अगर आप लोग लास्ट में देखेंगे 4 है, 4 एक सम संख्या है तो 2 से कटेगा। तो चलिए इसको 2 से काटते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ हो जाएगा 2 7 14 और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4। अब देखिए लास्ट में जो संख्या है ये सम संख्या है, फिर से 2 से काटेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ हो जाएगा 2 3 6 एक जगह 2 छक्के 12। अब देखिए दोस्तों लास्ट में 6 है, 6 एक सम संख्या है तो फिर से हम लोग 2 से काटेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2 एक जगह, यहाँ हो जाएगा 2 8 16। अब देखिए दोस्तों लास्ट में जो संख्या है 8 है, ये भी सम संख्या है तो फिर से 2 से काटेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ हो जाएगा 2 9 18। अब देखिए दोस्तों ये जो 9 आया है यह एक विषम संख्या है तो यह 3 से कटेगा। तो चलिए इसको 3 से काटते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3 और देखिए 9 जो है 3 से 3 बार में कटेगा। तो यहाँ लिखेंगे 3 तरीका 9। अब देखिए यहाँ पे 3 आया तो ये 3 से कट जाएगा। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे 144 को जिस संख्या से काटे हैं यहाँ पे गुणे में लिखेंगे। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे 144 फिर बराबर। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि 2 4 बार है तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। और देखिए यहाँ पे 3 2 बार है तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 कितना बार है, 4 बार है तो आप लिखेंगे 2 पे पावर 4, यहाँ पे गुणा लगा देंगे। 3 2 बार है तो यहाँ लिखेंगे 3 पे पावर 2। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है घातों का योग होगा, यानी कि जो ऊपर का ये घात है ना, इन दोनों को जोड़ना है। योग मतलब होता है जोड़ना। अब चलिए ये जो घात है इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4 और देखिए हो जाएगा प्लस 2। अब इसको जोड़ेंगे यहाँ हो जाएगा 6। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इसमें जो यानी कि डी नंबर ऑप्शन है यही सही है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों, इस दूसरे नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तर होगा। बस और ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो समीकरण दिया इसको उतारेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3x² - 2x + 1/3 फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे 2x के नीचे 1 लगाएंगे और देखिए यहाँ पे 3x² के नीचे 1 लगाएंगे और यहाँ पे देखिए 3 से दोनों गुणा कर देंगे पारी पारा। 3 से गुणा करेंगे 3 में, 3 तरीका हो जाएगा 9 और यहाँ लिखेंगे x² 3 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6। 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा +1। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ नीचे हो जाएगा यानी कि 3 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे 0 नीचे 1 लगाएंगे, 1 से गुणा करेंगे इसमें देखिए ऊपर वाले में तो यही आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 9x² - 6x + 1 फिर बराबर देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है हमें विविक्तर ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक फार्मूला होता है, यानी कि हम जानते हैं ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना
करने पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है 9x² - 6x + 1 = 0, इससे तुलना करेंगे। देखिए यहाँ पे x² है और यहाँ पे x² है, इसके आगे a है, तो देखिए यहाँ पे a बराबर आ जाएगा, ये जो 9 है 9 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, इसके आगे b है, तो यहाँ लिखेंगे b बराबर, और देखिए यहाँ पे x के आगे -6 है, तो यहाँ हो जाएगा -6, ठीक। अब देखिए यहाँ पे c है, c के जब दिया 1, तो यहाँ हो जाएगा c बराबर 1, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे विविक्तर ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, यानी कि यहाँ होता है d बराबर b² - 4ac हो गया। अब देखिए आप लिखेंगे d बराबर b के जवाब दिया -6, तो लिखेंगे -6 का ये हो जाएगा स्क्वायर, देखिए यहाँ हो जाएगा -6 का, यहाँ पे स्क्वायर, फिर माइनस, यहाँ हो जाएगा 4 गुणे a की जगह दिया है 9, तो यहाँ लिखेंगे 9, फिर गुणे c की जगह दिया 1, तो यहाँ हो जाएगा 1, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद इधर बता दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे d बराबर, अब देखिए यहाँ पे 6 का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 36, यहाँ हो जाएगा माइनस, और देखिए यहाँ पे 9 से गुणा करेंगे 4 में, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 36 में 36 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 36। अब देखिए यहाँ पे 36 में 36 घटाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा d बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे यानी कि जो समीकरण इसका विविक्तर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि d बराबर 0 जो है ये 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो d ऑप्शन है यही सही है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इन दोनों को मिटा करके यहाँ पे तीसरा और चौथा नंबर लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा और चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है यदि sin a बराबर cos a हो तो a का मान होगा। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न है पहले इसको उतारेंगे, तो यहाँ लिखेंगे sin a बराबर यहाँ हो जाएगा cos a। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो cos a है इससे हम sin a में भाग कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा sin a, फिर बट्टे में हो जाएगा यहाँ पे cos a, फिर बराबर हो जाएगा 1, ठीक। ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखा है sin a बटे में cos a, तो sin a बटे में cos a बराबर होता है tan a, तो यहाँ लिखेंगे tan a, फिर बराबर हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे tan a बराबर, और देखिए यहाँ पे लिखा 1, तो tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45। अब देखिए यहाँ पे tan से tan ये कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा a बराबर 45 डिग्री, ठीक। अब देखिए दोस्तों ये जो सी नंबर है यही इसका ऑप्शन सही है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे जो चौथा नंबर प्रश्न है इसको पहले पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दी गई संख्या, देखिए यहाँ लिख रहे हैं दी गई संख्या, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 3 है, 4 है, 6 है, x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 4, 6, x, ठीक। अब देखिए यहाँ पे नीचे लिखेंगे कुल, देखिए लिख रहे हैं कुल संख्या, ठीक। देखिए यहाँ लिख रहे हैं कुल संख्या बराबर, देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 संख्या दिया है कुल, तो यहाँ लिखेंगे 4। और देखिए यहाँ पे लिखा है समांतर माध्य बराबर 5 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर, देखिए लिख रहे हैं समांतर माध्य बराबर यहाँ हो जाएगा 5, ठीक। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखा है x का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं समांतर, देखिए लिख रहे हैं समांतर माध्य, देखिए लिख रहे हैं समांतर माध्य बराबर यहाँ हो जाएगा दी गई संख्या, देखिए लिख रहे हैं दी गई संख्या का योग, ठीक। देखिए लिख रहे हैं दी गई संख्या का योग, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे
कुल संख्या। ठीक, देखिए लिख रहे हैं कुल संख्या। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे समांतर मार्ग कितना दिया, 5 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 5 बराबर, और देखिए यहाँ पे दी गई संख्या का योग, ये जो संख्या दिया है इन चारों को जोड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3 + 4 + 6 + x, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे, और कुल संख्या कितना है, 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, 5 के नीचे 1 लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 5 में, तो यहाँ हो जाएगा 5 चौका 20, फिर बराबर लगाएंगे, 1 से गुणा करेंगे इन सभी संख्या में तो यही आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3 + 4 + 6 + x हो जाएगा। अब देखिए इसके नीचे करके आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर बताते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 20 है, तो यहाँ लिखेंगे 20 बराबर, अब देखिए इन सभी संख्या को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 6 4 10 10 और 3 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 + x आ जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे 20, इसको उधर फेंक देंगे, प्लस माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे -13 बराबर x। अब देखिए यहाँ पे 20 में से 13 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 7 बराबर x। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x का मान 7 आया है, यानी कि इसका जो विकल्प है C नंबर सही है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों, यानी कि तीसरा और चौथा को मिटा करके यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न लिख करके उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे 5वां और यहाँ पे देखिए नीचे 6वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस 5वें नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10 और यहाँ पे लिखा है x - y = 4 का हल है। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो देखिए ये पहला वाला जो दिया इसको उतारेंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे x + y बराबर हो जाएगा 10। ठीक, अब देखिए इसको उतार करके इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो दूसरा वाला है इसको भी उतारेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x - y बराबर हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 4। अब देखिए यहाँ पे इसको उतार करके इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों अगर आप लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए y जो है प्लस में है और यहाँ पे जो y है ये माइनस में है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो समीकरण नंबर 1 है इसके नीचे उतारेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x + y बराबर हो जाएगा 10। और देखिए जो समीकरण नंबर 2 है यहाँ पे इसके नीचे उतारेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x - y बराबर हो जाएगा पे 4। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस प्लस और यहाँ हो जाएगा प्लस। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस होता है और ये प्लस में है, ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1x दोनों प्लस में है, तो यहाँ हो जाएगा 2x फिर बराबर। और देखिए यहाँ पे 10 में हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14। और देखिए 2 से 14 में भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर यानी कि 14/2। इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14 यानी कि x बराबर हो जाएगा 7। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो समीकरण नंबर 1 है इसमें हम x बराबर 7 रखेंगे। चलिए इधर बताते हैं, देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 में x बराबर 7 रखने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो समीकरण नंबर 1 है इसके नीचे लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x + y बराबर यहाँ हो जाएगा 10। और देखिए यहाँ पे x के स्थान पे 7 रखेंगे, तो यहाँ जाएगा 7 + y बराबर हो जाएगा 10। 7 को उधर फेंक देंगे, प्लस माइनस में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 10 - 7। और यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 10 में 7 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y का मान 3 आ गया है और x का मान 7 आ गया है। अब इसके बाद देखेंगे इसमें कौन सा विकल्प सही है। अगर आप लोग दोस्तों ध्यान से देखेंगे यहाँ पे देखिए x बराबर 7 y बराबर 3 है, यानी कि ये जो बी नंबर विकल्प है यही सही है। ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए जो 6वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न नहीं है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे 6वें से लेकर 10वें तक
एक एक नंबर का प्रश्न बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, चलिए पहले इसको प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेमी तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेमी है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखा एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन, देखेंगे रहे हैं बेलन की त्रिज्या, ठीक। देखिए यहाँ लिख रहे हैं बेलन की त्रिज्या हो जाएगा r बराबर 7 सेमी, ठीक। इतना आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, यहाँ पे दिया है यानी कि 8 सेमी, तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन, देखिए लिख रहे हैं बेलन की ऊंचाई, देखिए लिख रहे हैं बेलन की ऊंचाई यहाँ हो जाएगा यानी h बराबर 8 सेमी, ठीक। ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, बेलन को बना लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रकार से बेलन बनाएंगे। देखिए ये बेलन बना रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये जो बेलन है इसकी जो त्रिज्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ से देखिए r बराबर 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या। और देखिए यहाँ पे इस बेलन की जो ऊंचाई है यहाँ से ऐसे सीधा यानी कि h बराबर दिया है, यहाँ पे देखिए कितना दिया 8 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 8, ठीक, सेंटीमीटर, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों, इसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ है बेलन का वक्र पृष्ठ हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं बेलन, देखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर यहाँ होता है यानी कि 2 पाई r h होता है। अब इसके बाद यहाँ पे बराबर लगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7, यानी कि 22/7, फिर गुणा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे r की जगह दिया 7 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 7, फिर गुणे। और देखिए यहाँ पे h की जगह दिया 8, तो लिखेंगे 8, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे 22 में, तो यहाँ हो जाएगा 44 गुणे 8 हो जाएगा। अब देखिए 44 में 8 से गुणा करेंगे, चलिए यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे 44 गुणे 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 चौक 32 हासिल 3 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 8 चौक 32 3 35 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 352 सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों, यही जो है यही इसका आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों, इन दोनों को मिटा करके यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर इसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7वां और यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस 7वें नंबर प्रश्न को पढ़ करके फिर इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि दीर्घात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ पहले इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x², फिर हो जाएगा -12, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस यहाँ हो जाएगा m, यहाँ हो जाएगा बराबर 0, ठीक। देखिए इसको उतार लिए हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको उतारने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं यहाँ पे एक फार्मूला होता है यानी कि ax² + bx फिर प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। यानी कि ये जो दीर्घात समीकरण है यानी कि यहाँ पे ax² + bx + c बराबर 0 से इससे तुलना कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे x² और यहाँ पे x², इसके आगे a है, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर x² के आगे 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3। और देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, इसके आगे b है, तो यहाँ लिखेंगे b बराबर यहाँ पे आ जाएगा -12। और देखिए यहाँ पे c बराबर आ जाएगा m, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे लिखा है k मूल बराबर हैं, तो अगर एक मूल चाहे k मूल बराबर हैं ऐसा प्रश्न बोलेगा तो समझ लीजिए यहाँ पे d बराबर 0 दिया हुआ है। अब देखिए इसके आगे दीर्घात समीकरण का एक फार्मूला होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं d बराबर b² - 4ac होता है। d की जगह पर रखेंगे 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 फिर बराबर
बी की जगह रखेंगे -12, तो यहाँ लिखेंगे -12 का ये हो जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा 4 गुणे ए के जगह दिया 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे सी के जगह दिया m, तो यहाँ लिखेंगे m। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे 0 बराबर 12 का 2 बार गुणा करेंगे यानी कि 12 गुणे 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 144, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 4 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 3 चौका 12 m। और देखिए यहाँ पे जो -12 m है इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस से प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 12 m बराबर यानी कि 144। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस 12 से 144 में भाग कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा m बराबर 144 बटे हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पे 144 को 12 से भाग करेंगे तो ये जो है यानी कि 12 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे m बराबर आ जाएगा 12। ठीक, अब देखिए दोस्तों यही इसका आंसर है। ये आपको तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों ये जो 8वां नंबर पर यहाँ पे लिखे हुए हैं, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रथम, देखिए लिख रहे हैं प्रथम 10 अभाज्य संख्या। ठीक है, देखिए यहाँ लिखेंगे, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बराबर लगा देंगे। अब देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्या है, यहाँ पे होता है यानी कि 2 3, यहाँ हो जाएगा 5 7 11 13, और यहाँ हो जाएगा 17 19, और यहाँ हो जाएगा 23, फिर यहाँ हो जाएगा 29। ठीक है, अब देखिए दोस्तों प्रथम 10 अभाज्य संख्या यही होता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो संख्या है पूरा 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या, देखिए लिख रहे हैं संख्या, यहाँ हो जाएगा यानी कि n, फिर बराबर कितना संख्या यानी कि 10 है, तो यहाँ लिखेंगे 10। ठीक, अब देखिए यहाँ पे संख्या जो n बराबर आया है 10, यह 10 एक सम संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे सम। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो संख्या आया है सम संख्या है, तो इसका एक फार्मूला होता है माध्यिका का। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, यहाँ हो जाएगा माध्यिका यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ लिखेंगे n/2 वा पद, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर कोष्टक लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा n/2 + 1, फिर कोष्टक में यहाँ हो जाएगा वा पद। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे इसके बटे में होता है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर देखिए यहाँ पे बराबर हो जाएगा n की जगह कितना दिया है 10 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 10, फिर बटे में हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा वा पद, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्लस, फिर कोष्टक में हो जाएगा n की जगह पे 10, तो लिखेंगे 10/2, फिर +1, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा वा पद, फिर यहाँ पे देखिए बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे बटा लगाने के बाद नीचे 2 है, तो लिखेंगे 2। ठीक, अब देखिए इसके नीचे करें तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 10 में 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 वा पद, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, और देखिए यहाँ पे इसमें यानी कि 2 से 10 में भाग करेंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 में जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 6 वा पद, फिर यहाँ हो जाएगा बटे में यानी कि 2, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 5वां पद इसमें से कौन सा है जो लिखे हैं प्रथम 10 अभाज्य संख्या, यहाँ पे 5वें नंबर पे कौन है यानी कि 1 2 3 4 5 11 है, तो यहाँ लिखेंगे 11, फिर प्लस, और देखिए लिखा है 6वां पद। अब देखिए 6वां पद कौन सा है इसमें 1 2 3 4 5 6 13 है, तो यहाँ लिखेंगे 13, फिर बटे हो जाएगा 2, फिर बराबर लगा देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 11 में 13, तो यहाँ हो जाएगा 24, फिर बटे में आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे 24 को 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 12। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों यानी कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका जो आया है 12 आया है, तो आप लिखेंगे माध्यिका, देखिए लिख रहे हैं ये हो जाएगा माध्यिका। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे 9वां और यहाँ पे 10वां नंबर पर लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए इन दोनों को पहले मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 9वां और यहाँ पे नीचे 10वां नंबर पर उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस 9वें नंबर पर को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज हैं तथा कोण A बराबर 57 डिग्री, कोण E बराबर 75 डिग्री, तो कोण C का मान ज्ञात कीजिए।
बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, चलिए इसको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज है। इसका मतलब ये हुआ कि दो त्रिभुज दिया हुआ है, दोनों एक जैसा है। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं दो त्रिभुज। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, यानी कि ये हो जाएगा पहला त्रिभुज, और देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, यानी कि ये हो जाएगा आपका दूसरा त्रिभुज। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। कह रहा है कि त्रिभुज ABC ये हो जाएगा ABC, ठीक है। फिर यहाँ लिखा तथा त्रिभुज DEF, तो यहाँ हो जाएगा DE और यहाँ हो जाएगा F। कह रहा है दो समरूप त्रिभुज है, यानी कि ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज दोनों एक जैसा है। देखिए यहाँ पे ये एक जैसा नहीं बना पाए हैं हम, आप लोग दोनों को एक जैसा बना लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा कोण A बराबर 57 डिग्री है, तो ये वाला कोण जो है यहाँ पे दिया हुआ है 57 डिग्री, और यहाँ पे लिखा है कोण E बराबर 75 डिग्री, तो ये देखिए ये वाला कोण दिया है आपका, यानी कि 75 डिग्री, और यहाँ पे लिखा है तो कोण C का मान ज्ञात करना है। अब चलिए इसके आगे बताते हैं, बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज ABC समरूप, यहाँ हो जाएगा त्रिभुज DEF है, ठीक है। यानी कि जो त्रिभुज ABC है समरूप है, यानी कि त्रिभुज DEF के, ठीक। और देखिए यहाँ पे ये जो कोण दिया है, यहाँ लिखेंगे कोण A बराबर यहाँ हो जाएगा 57 डिग्री, और देखिए यहाँ हो जाएगा कोण E बराबर यहाँ हो जाएगा 75 डिग्री, और देखिए हमें क्या करना है, कोण C का मान ज्ञात करना है, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा हुआ है दो समरूप त्रिभुज है। अब देखिए दोनों जो समरूप त्रिभुज है, अगर एक का कोण यहाँ पे 57 डिग्री है, तो ये जो D है इसका भी कोण 57 डिग्री होगा। और देखिए यहाँ पे E का जो कोण है यहाँ पे 75 डिग्री है, तो देखिए यहाँ पे इसकी जैसा ये जो कोण B है, इसका जो यानी कि कोण होगा 75 डिग्री होगा। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, देखिए लिख रहे हैं त्रिभुज ABC में, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये जो त्रिभुज है ABC इसको ले रहे हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, कोण C का मान ज्ञात करना है। तो ये जो त्रिभुज है इसका जो योग होता है 180 का होता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे कोण A का जगह पे कितना दिया है, देखिए यहाँ पे 57 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 57 डिग्री, फिर प्लस कोण B की जगह पे देखिए यहाँ पे कोण E 75 है, तो इसके सामने वाले की जो कोण B है ये 75 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे 75 डिग्री, फिर प्लस हो जाएगा कोण C बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 2 हासिल 1, और यहाँ हो जाएगा यानी कि 132 आएगा जोड़ने पर, फिर प्लस हो जाएगा कोण C बराबर 180 डिग्री। अब देखिए इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस में माइनस में आ जाएगा, तो लिखेंगे कोण C बराबर 180 माइनस 132, इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कोण C बराबर यानी कि ये हो जाएगा 48 डिग्री, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा 9वां नंबर। और देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि कोण A बराबर है यानी कि कोण D के, इसका मान कितना दिया है यानी कि 57 डिग्री, तो लिखेंगे 57 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे कोण B बराबर है कोण E के, तो लिखेंगे कोण B बराबर है कोण यहाँ हो जाएगा E के, इसका जो मान दिया है 75 डिग्री। और देखिए यहाँ पे कोण C का मान निकल के आया है, तो लिखेंगे कोण C बराबर यहाँ हो जाएगा कोण यानी कि F बराबर कितना है यानी कि 48 डिग्री। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इस 10वें नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगा। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक, देखिए लिख रहे हैं एक पासे में कुल संख्या, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक पासे में जो कुल संख्या होता है 6 होता है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यानी लिखा हुआ है यानी कि एक बार उछालने पर आभास संख्या जो प्राप्त होता है यानी कि उसी को हमें लिखना है और उसी का प्रायिकता ज्ञात करना है। आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि पासे, देखिए क्या है, पासे को फेंकने पर प्राप्त अभाज्य संख्या। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग एक पासे को फेंक रहे हैं तो जो आभाज्य संख्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक पासे में कुल जो संख्या होता है 6 होता है और पासे को अगर फेंका जाता है एक बार तो जो उसमें आभाज्य संख्या आ जाएगा 2, 3, 5 आएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि जो आभाज्य संख्या आया है इसका क्या प्रायिकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य, देखिए लिख रहे हैं अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है, देखिए यहाँ लिख रहे हैं यानी कि यहाँ पे लिखे हुए हैं आभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर। अब देखिए यहाँ पे यानी कि जो आभाज्य संख्या आया है 3 ठो आया है तो 3 को ऊपर लिखेंगे और देखिए यहाँ पे ये जो पासा है इसमें कुल संख्या कितना 6 है तो यहाँ लिखेंगे नीचे 6। अब इसको काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो जाएगा। यानी कि अगर एक पासों को एक बार फेंका जाता है जो आभाज्य संख्या का प्रायिकता होगा 1/2 होगा। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों यानी कि इन दोनों को मिटा करके अब इसके बाद यहाँ पे 11वां नंबर जो प्रश्न बताएंगे वो 2 नंबर का होगा, यानी कि 11 से लेके 15 तक ले जो प्रश्न होगा वो 2-2 नंबर का होगा। अब चलिए इसको मिटा करके यहाँ पे लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 11वां और यहाँ पे 12वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये वाला दोनों प्रश्न जो है 2-2 नंबर का पूछा जाता है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो 11वां नंबर प्रश्न इसको पहले पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस करने में 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है 5 प्लस करने में 3 एक अपरिमेय संख्या है तो इसके उल्टा हम मान करके सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना 5 प्लस करने में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसके उल्टा मान लिए हैं। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस करने में 3 बराबर यहाँ हो जाएगा a/b और यहाँ पे लिखेंगे जहाँ, देखिए लिख रहे हैं जहाँ a और b दोनों अभाज्य संख्या है। ठीक है, देखिए इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे जो लिखे हुए हैं a और यहाँ देखिए लिखे हैं जहाँ a और b दोनों अभाज्य संख्या है। चलिए इसका मतलब हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों ये जो a है ये b को भाग करेगा और जो b है ये a को भाग करेगा। इन दोनों को और कोई संख्या भाग नहीं कर सकता है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो 5 है इसको उधर पक्षांतर करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे करने में 3 बराबर यहाँ हो जाएगा a/b। अब देखिए इसको उधर फेंकेंगे प्लस माइनस में आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे -5। अब देखिए दोस्तों 5 नीचे 1 लगाएंगे, आप लिखेंगे करने में 3 बराबर। अब देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे a में तो यहाँ हो जाएगा a, फिर माइनस b से गुणा करेंगे 5 में तो यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस में 5b, फिर बटे में आ जाएगा यहाँ पे यानी कि b। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे यानी कि जो समीकरण नंबर 1 है इसके बारे में लिखना है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। लिखने के बाद क्या करेंगे उसको हम आपको अच्छे से समझाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे उसको लिख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख दिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम पढ़ करके हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है
समीकरण 1 से यह पता चलता है कि a-5b फिर बटे में b जो कि एक परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे जो समीकरण नंबर 1 है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ये वाला, ये जो यानी कि बाएं साइड में है, यह एक क्या है, यानी कि एक परिमेय संख्या है, वही लिखे हैं। और देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब यह हुआ कि करनी में 3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये देखिए जो लिखा है करनी में 3, देखिए यहाँ पे ये भी क्या होना चाहिए, अगर ये परिमेय संख्या तो ये भी तो परिमेय संख्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, मगर हम जानते हैं कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे जो करनी में 3 है, ये हम लोग जानते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा है, जिससे यह पता चलता है कि हमने जो अभिधारणा माना था, देखिए यहाँ पे जो ऊपर माने थे कि 5 प्लस करनी में 3 एक परिमेय संख्या है, वह गलत है। देखिए यहाँ पे लिखा है, हमने जो अभिधारणा माना था वह गलत है, 5 प्लस करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। इतना करने के बाद इसको आप लिख लीजिएगा, 2 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों, ये जो 12वां नंबर प्रश्न है, इसको पहले पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि बिंदुओं, ये देखिए जो बिंदु है 5, 3 और यहाँ पे लिखा है x-1 की बीच की दूरी 5 मात्रक है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक, आप देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे देखिए, यानी कि ये जो है एक बिंदु है, और देखिए यहाँ पे ये दूसरा बिंदु है, ये पहला बिंदु ए हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे जो दूसरा बिंदु है ये आपका बी हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे पहला बिंदु ये दिया है तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 5, 3, और देखिए दूसरा बिंदु यहाँ हो जाएगा यानी कि x-1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसके बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी दिया है, यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 लिख देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो 5 है ये हो जाएगा x1, तो यहाँ पे लिखेंगे x1 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 5, और देखिए यहाँ पे जो 3 है ये आपका हो जाएगा y1 बराबर 3, और देखिए यहाँ पे ये जो है ना x, ये हो जाएगा आपका x2 बराबर, तो लिखेंगे x2 बराबर x, और देखिए यहाँ पे जो -1 है ये आपका हो जाएगा y2 बराबर -1, और देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी, तो यहाँ पे लिखेंगे AB के बीच की दूरी, यहाँ पे कितना दिया है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, AB के बीच का दूरी का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं AB के बीच की दूरी, यहाँ हो जाएगा AB बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से करनी बनाएंगे, और यहाँ हो जाएगा x2 - x1, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा यानी कि y2 - y1, यहाँ हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे AB के बीच की दूरी जो दिया है, यानी कि AB का मान यहाँ पे दिया है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, फिर बराबर लगाएंगे, और यहाँ हो जाएगा करनी। अब देखिए यहाँ पे x2 की जगह कितना दिया, x दिया है, तो यहाँ लिखेंगे x, फिर माइनस x1 की जगह दिया 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस, और देखिए यहाँ पे कोष्टक बनाएंगे, y2 की जगह दिया है -1, तो यहाँ लिखेंगे -1, फिर माइनस y1 की जगह दिया 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 5 बराबर, और यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा करनी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे a² + b², यहाँ हो गया a² + b² -2ab, यहाँ हो जाएगा 10x, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 4, माइनस में लिखेंगे -4, इसका हो जाएगा स्क्वायर, और देखिए लिखेंगे 5 बराबर, यहाँ हो जाएगा करनी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे x² + 25, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 10x, और देखिए इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 16, क्योंकि 4 चौक होता है 16। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर बताते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5 बराबर, अब इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा यानी कि करनी, और यहाँ पे लिखेंगे x² फिर -10x। आप देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे
तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 41, तो यहाँ लिखेंगे 41। अब इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोनों, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी ये जो है हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41। इसका 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 × 5 = 25 फिर बराबर, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x फिर प्लस 41। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, जो यानी कि 25 है उसको उधर फेंक देंगे, तो ये प्लस में माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x और यहाँ हो जाएगा प्लस 41 फिर माइनस 25 फिर बराबर हो जाएगा 0, और यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर माइनस और यहाँ पर लिखेंगे 10x। अब देखिए इन दोनों को घटाएंगे, देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों को घटाएंगे, यहाँ पे देखिए घटा दे रहे हैं, 41 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा यानी कि 6, और यहाँ हो जाएगा 3 में से यानी कि 16 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस में 16 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अब यह है गुणनखंड बन गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो कैसे गुणनखंड करते हैं चलिए हम आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट में संख्या है 16 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 16 को ऐसा कोई 2 गुणा में तोड़ेंगे कि उन दोनों का गुणा करने पर 16 आ जाए और उसी दोनों को जोड़ देने पर 10 आ जाए। देखिए यहाँ पे अगर हम 8 से गुणा करेंगे 2 में तो हो जाएगा 8 दूनी 16, और देखिए यहाँ पे 8 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, ठीक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर माइनस यहाँ हो जाएगा 10 के स्थान पे इसको रखेंगे तो हो जाएगा 8 + 2 और यहाँ हो जाएगा x + 16 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अब इसके बाद क्या करेंगे, x से दोनों पारी पर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर माइनस से भी गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8x फिर माइनस हो जाएगा 2x फिर प्लस हो जाएगा 16 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे अगर इसके नीचे करें तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए दोस्तों ये जो बताए हैं इसको मिटा करके इधर हम आपको बताते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसको मिटाने के बाद अब यहाँ पे देखिए यानी कि यहाँ पे देखिए इसमें से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे और देखिए यहाँ पे बचेगा यानी कि x - 8 फिर कोष्टक बंद कर देंगे और देखिए यहाँ पे इसमें से -2 कॉमन आ रहा है तो -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और देखिए यहाँ पे 2 पहाड़ी में 16 कितने बार में आता है यानी कि 8 बार में, और देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन लिए तो यहाँ हो जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे -8 फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे x - 2, एक कोष्टक में इन दोनों में से कोई एक उतार लेंगे तो यहाँ लिखेंगे x - 8 फिर बराबर हो जाएगा 0। अब एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे और एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x - 2 बराबर 0 और यहाँ हो जाएगा x - 8 बराबर 0, ठीक। अब देखिए इसको उधर फेंकेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 2, इसको उधर फेंकेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 8, ठीक। अब देखिए जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है, x का ये 2 मान आ गया है। अब चलिए दोस्तों यानी कि इन दोनों को चलिए मिटा लेते हैं। मिटाने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे 13वां और यहाँ पे 14वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे 13वां और यहाँ पे 14वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस 13वें नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है यदि साइन कोष्टक में a - b बराबर 1/2 और कॉस कोष्टक में a + b बराबर 1/2 0 डिग्री से यहाँ पे लिखा है 90 डिग्री के, यानी कि ये जो a + b का मान हो यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। आप देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे साइन यहाँ हो जाएगा कोष्टक में a - b बराबर हो जाएगा 1/2। अब इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस कोष्टक में a + b बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे साइन एक कोष्टक में a - b फिर बराबर, और देखिए यहाँ पे लिखा है यानी कि 1/2। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो साइन 30 का मान 1/2 होता है तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन से साइन काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a - b बराबर 30 डिग्री। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो है इसको भी आगे हल करेंगे
तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस कोष्टक में ए प्लस बी, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा 1/2। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 60 डिग्री, कॉस से कॉस कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और समीकरण जो 2 आया है, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे b माइनस में है और यहाँ पे b प्लस में है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक, अब देखिए जो समीकरण नंबर 1 है इसको पहले उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए जो समीकरण नंबर 2 है इसके नीचे उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस प्लस प्लस। अब देखिए प्लस 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 होता है और ये माइनस में, तो ये प्लस में कट जाएगा। a के जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2a, फिर बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 90। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 से इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा a बराबर यानी कि 90, यहाँ पे जाएगा बट्टे में 2, इसको काटेंगे तो a बराबर हो जाएगा 45। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो a का मान आया है, अब इसके बाद क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में a बराबर 45 डिग्री रखने पर। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो a प्लस बी है इसको उतारेंगे, यहाँ पे जो दिया बराबर 60 करके तो लिखेंगे a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए a के स्थान पे यानी कि हम लोग 45 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस बी, फिर बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। इसको उधर फेंकेंगे प्लस माइनस में जाएगा तो लिखेंगे b बराबर 60 डिग्री, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस में 45 डिग्री। इन दोनों घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा b बराबर यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे जो 14वां नंबर प्रश्न है इसको पहले पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिंदु, यहाँ पे लिखा कोष्टक में x, y बिंदु, फिर यहाँ पे लिखा कोष्टक में 3, 6 और यहाँ पे लिखा है कोष्टक में -3, 4 से समदुरुस्त हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना, यहाँ हो जाएगा बिंदु, देखिए लिख रहे हैं माना बिंदु। ये देखिए जो बिंदु है यानी कि x, y, यहाँ लिखेंगे q बिंदु है ये, और यहाँ हो जाएगा x, y और यहाँ लिखेंगे और बिंदुओं, देखिए लिख रहे हैं बिंदुओं, यहाँ पे बिंदु हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये जो है इसको लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा ये p, ये क्या दिया हुआ, दिया है 3, 6 तथा अब देखिए ये वाला जो है इसको ले लेंगे बिंदु, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ हो जाएगा r, फिर कोष्टक में -3 और यहाँ हो जाएगा 4 पर समदुरुस्त है। देखिए लिख रहे हैं समदुरस्त, देखिए यहाँ लिखा है समदुरस्त है। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ लिखे हैं माना बिंदु, ये वाला जो पहला वाला है ये Q है, और यहाँ पे लिखे हैं बिंदु, ये वाला P बिंदु है, और ये वाला जो है यानी R बिंदु पर यहाँ पे लिखा है समदुरुस्त है, तो यहाँ लिखे हैं समदुरस्त है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक चित्र बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से रेखा खींच रहे हैं, और देखिए ये बिंदु हो जाएगा आपका P, और ये जो बिंदु हो जाएगा आपका R, और ये जो बीच में बिंदु हो जाएगा ये आपका हो जाएगा Q। P बिंदु ये वाला दिया है तो यहाँ हो जाएगा 3, 6 और देखिए यहाँ पे ये जो Q बिंदु है यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि x, y, और देखिए ये जो बिंदु दिया है R, यहाँ दिया है -3 और यहाँ पे 4। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ लिख रहे हैं P, Q के बीच की दूरी बराबर यहाँ पे जगह यानी कि Q, R के बीच की दूरी, 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 यानी कि Q, R के बीच की
की दूरी। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी इधर लिखे हैं, फिर बराबर करके इन दोनों के बीच की दूरी इधर लिखे हैं। अब देखिए दोस्तों ये वाला जो है ना, यहाँ पे ये वाला यानी कि P और Q के बीच की दूरी यहाँ पे ये हो जाएगा यानी x1 बराबर 3 और यहाँ पे हो जाएगा y1 बराबर 6 और यहाँ पे हो जाएगा x2 बराबर यानी कि x और यहाँ पे हो जाएगा y2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा यानी कि y। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी ये वाला हो जाएगा आपका यानी कि Q और R के, तो यहाँ हो जाएगा x1 बराबर x और यहाँ पे हो जाएगा यानी कि y1 बराबर -3 और यहाँ पे हो जाएगा x2 बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि देखिए यहाँ पे गलत हो रहा है, x1 की जगह क्या दिया है x और देखिए y1 की जगह हो जाएगा ये वाला यानी y, तो लिखेंगे y, x2 में हो जाएगा -3 और यहाँ पे लिखेंगे y2 बराबर यहाँ हो जाएगा 4। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर देखिए P Q के बीच की दूरी के जब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे तो ये वाला जो मान है उसमें रखेंगे और देखिए यहाँ पे Q और R के बीच की दूरी अगर यानी कि ये वाला लेंगे तो इसका जो मान है यहाँ पे उसका सूत्र लगा के उसमें इसको रखेंगे। चलिए यहाँ पे लगाते हैं। देखिए आप इस प्रकार से करनी बनाएंगे और यहाँ हो जाएगा x2 - x1 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर कोष्टक में y2 - y1 का हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर बराबर लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा करनी और यहाँ लिखेंगे यानी कि x2 - x1 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस कोष्टक हो जाएगा यहाँ पे यानी कि y2 - y1 का ये हो जाएगा यानी कि पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों यानी कि P Q के जो बीच की दूरी का ये मान है इसमें रखते हैं, तो यहाँ पे करनी बनाएंगे और देखिए यहाँ पे x2 की जगह कितना दिया है, यहाँ पे दिया है x, तो यहाँ लिखेंगे x फिर माइनस x1 की जगह दिया है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 फिर ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस कोष्टक हो जाएगा y2 की जगह कितना दिया है, यहाँ पे y दिया है तो यहाँ लिखेंगे y माइनस y1 की जगह कितना दिया देखिए यहाँ पे यानी कि 6 दिया, तो लिखेंगे 6 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर बराबर लगा देंगे और देखिए यहाँ पे इस प्रकार से करनी बनाएंगे और देखिए यहाँ पे x2 की जगह पे इसमें देखिए यहाँ पे -3 दिया है, लिखेंगे -3 फिर माइनस x1 की जगह दिया है यहाँ पे देखिए x दिया, तो लिखेंगे x और देखिए यहाँ पे हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस और देखिए यहाँ पे कोष्टक y2 ने कितना दिया देखिए यहाँ पे y2 जगह दिया है 4, तो लिखेंगे 4 फिर माइनस y1 की जगह दिया है y, तो लिखेंगे y, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए दोस्तों इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे इस प्रकार से करनी बनाएंगे और देखिए इसमें a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर फिर प्लस यहाँ देखिए b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा 2ab, 2 की जगह पे यहाँ हो जाएगा 2 और देखिए यहाँ पे a की जगह दिया है x, फिर गुड़े और देखिए b की जगह दिया है 3, फिर यहाँ पे ये देखिए हो जाएगा प्लस। अब इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर फिर प्लस यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 2a, एक जगह दिया y, फिर गुड़े b जगह दिया 6। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद फिर बराबर लगाएंगे हो जाएगा करनी और देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए करनी बनाने के बाद यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे भी a - b का होल स्क्वायर सूत्र लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, देखिए ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर फिर प्लस यहाँ हो जाएगा यानी कि b स्क्वायर फिर हो जाएगा -2a, एक जगह कितना दिया यानी कि -3 और यहाँ हो जाएगा गुड़े यहाँ हो जाएगा 2abx हो जाएगा यहाँ पे और देखिए यहाँ पे फिर प्लस लगाएंगे। अब देखिए इसमें भी a - b का होल स्क्वायर सूत्र लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा -2 गुड़े। अब देखिए यहाँ पे यानी कि हो जाएगा एक जगह 4 फिर गुड़े यहाँ हो जाएगा b जगह y। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये जो आया है इसमें हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये करनी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6x और यहाँ हो जाएगा प्लस y स्क्वायर और देखिए यहाँ हो जाएगा 6 छः के 36 और देखिए यहाँ हो जाएगा यानी कि 4 यानी कि 6 दूनी 12 तो -12y हो जाएगा, फिर बराबर लगाएंगे इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये करनी। अब देखिए यहाँ पे 3 तरीका हो जाएगा 9 फिर प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 3 6 तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस लिखेंगे 6x और देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस 4 चौको 16 और यहाँ हो जाएगा प्लस y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 4 दूनी 8y। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए अगर इसके नीचे करें तो आपको नहीं दिखेगा।
अब चलिए ये वाला मिटा करके इसके ऊपर यहाँ पे हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इधर का जो बताए थे उसको हम मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके आगे यहाँ पे हल करके हम आपको बताते हैं। और देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे जो a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे जो यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे जो है यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर में ये जो सूत्र में तोड़े हैं इन सभी को, ये आपको समझ में आया होगा। और देखिए यहाँ पे वर्ग और जो गुणा किए हैं यहाँ पे जो करने में आया है ये भी समझ में आया होगा। इसमें भी वर्ग और यहाँ पे जो गुणा किए होंगे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दोनों, देखिए लिख रहे हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यानी कि जो पहला पक्ष है और ये जो दूसरा पक्ष है, अगर इन दोनों का वर्ग करेंगे तो ये करनी जो है हट जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 9 फिर माइनस, यहाँ हो जाएगा 6x, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 36 और यहाँ लिखेंगे माइनस वाई, माइनस ये हो जाएगा 12y, फिर बराबर, अब इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे 9 प्लस एक्स स्क्वायर और देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस 6, यहाँ पर लिखेंगे 6x और यहाँ हो जाएगा प्लस 16 और यहाँ पर लिखेंगे प्लस में वाई स्क्वायर और यहाँ पे जाएगा माइनस 8y। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा और देखिए यहाँ पे यानी कि ये देखिए वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट जाएगा। और देखिए यहाँ पे दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे और इसमें से कोई कट रहा है कि नहीं, देखिए लग रहा है नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो 36 में ये जो 9 इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 45 और देखिए ये दोनों बचा हुआ है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को लिख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा यानी कि माइनस 6x फिर माइनस 12y, फिर देखिए यहाँ पे बराबर लगा देंगे और देखिए यहाँ पे इसमें ये बचा है तो यहाँ पे लिखेंगे 6x और यहाँ हो जाएगा प्लस में 16 और देखिए यहाँ पे ये 16 में 9 जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा माइनस में यहाँ हो जाएगा 8y। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यानी कि इसको इधर फेंकेंगे और देखिए यहाँ पे इन दोनों को इधर फेंकेंगे, देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस 6x फिर माइनस 12y और यहाँ हो जाएगा माइनस 6x प्लस में हो जाएगा 8y, फिर बराबर हो जाएगा 25 माइनस हो जाएगा 45। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि 6 और 6 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 12x और देखिए 12 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस में 4y, फिर बराबर हो जाएगा, यानी कि इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको घटाएंगे 45 में से 25 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 2। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। अब देखिए दोस्तों, इसमें से माइनस 4 कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 3 12 और यहाँ पे हो जाएगा x, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे y, फिर कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा 20। अब देखिए 4 से 20 में भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि x प्लस y बराबर, यहाँ पे भाग करेंगे तो 20 बटा माइनस में 4 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 4 5 20, 4 1 कम 4 तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस y, फिर माइनस में हो जाएगा 5, यहाँ पे ये देखिए जो आया इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे 3x प्लस y, यहाँ हो जाएगा प्लस में 5 के बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला था x और y में संबंध ज्ञात करना है, यही आपका आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सूत्र बताए हैं ये लगा करके ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा करके यहाँ पे 15वां नंबर क्वेश्चन लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 15वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है दिया गया है मस, यहाँ पे देखिए इसका जो मस है 9 दिया है, तो लस यहाँ पे देखिए इसका लस का मान ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, हम आपको हल करके बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मस बराबर यानी कि इसका मस दिया 9 तो यहाँ लिखेंगे मस। ठीक, देखिए लिख रहे हैं मस बराबर हो जाएगा 9। अब देखिए दोस्तों, ये जो है आपका पहली संख्या और ये जो है आपका दूसरी संख्या है,
तो यहाँ पे लिखेंगे पहली, देखिए लिख रहे हैं पहली संख्या। ठीक, आप देखिए आप लिखेंगे पहली संख्या बराबर 306। अब इसके बाद इसके नीचे लिखेंगे दूसरी संख्या, यहाँ हो जाएगा बराबर ये वाला लिखेंगे 657। ठीक, अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, लसा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लस बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों लसा बराबर एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं लस बराबर होता है यानी कि पहली, देखिए लिख रहे हैं पहली संख्या या फिर गुणे दूसरी संख्या। अब इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे बटा लगाएंगे और देखिए बटे के नीचे में होता है मस। ठीक, देखिए लिख रहे हैं मस। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लस बराबर, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पहली संख्या दिया है यानी कि 306। तो यहाँ लिखेंगे 306 गुणे दूसरी संख्या दिया है 657, फिर बटा लगा देंगे। यहाँ पे मसा बराबर दिया है 9, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे लस बराबर, अब देखिए 9 से क्या करेंगे 657 को काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 9 पहाड़ा पड़ेंगे तो 9 चौक 9 15 7 9 7 63 होता है। यहाँ लिखेंगे 63, 9 7 63 हो गया। और यहाँ पे 2 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 9 तरीका यानी कि 27। यहाँ पे आ जाएगा 306 गुणे यहाँ हो जाएगा 73। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे लस बराबर, अब देखिए यानी कि 306 में 73 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 22,338 आ जाएगा। आप लोग गुणा कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों ये लस बराबर आ गया है। अब देखिए दोस्तों इसके आगे हम आपको यानी कि पार्ट 2 में बताएंगे, जिसमें हम आपको यानी कि 4 और 6 नंबर वाले प्रश्न को हल करेंगे। अगर आपको ये वाला वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको पार्ट 2 भी चाहिए जिसमें 4 और 6 नंबर का प्रश्न हम आपको बताएंगे तो आप लोग जरूर से जरूर दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।